अध्याय नंबर 1 जो पिछले चैप्टर में स्वर्णिम भारत सन 1276, इसमें जो पहला भाग आपने पढ़ लिया होगा। अब जो आज पढ़ेंगे हम सेकंड इसका पार्ट, और सेकंड पार्ट में कक्षा 10 के लिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में जो आपने पिछले फर्स्ट भाग पढ़ा था उसमें मौर्य साम्राज्य, और जो मौर्य साम्राज्य पढ़ा उसमें मौर्य जो प्रशासनिक व्यवस्था जो गुप्तकालीन उसमें सामाजिक जो विशेषता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं मौर्य प्रशासन। अब इसमें आपको सबसे पहले देखना कि जो मौर्य प्रशासन है उसमें सबसे कितने प्रकार के प्रशासन होते थे, कि जो मौर्य प्रशासन था उसमें किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो मौर्य प्रशासन में आपको सबसे पहले याद रखना है कि जो मौर्य प्रशासन है ये केंद्रीय जो प्रशासन था, और ये जो कह सकते हैं कि जो मौर्य प्रशासन है इसकी जानकारी जो आपने पढ़ा पहले अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की रचना की कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त ने। इसकी जो जानकारी पूरी वो इसके माध्यम से प्राप्त होती है। तो इसमें अर्थशास्त्र रचित है उसका नाम है कौटिल्य, और इस कौटिल्य की जो पुस्तक है विष्णुगुप्त की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र से जो मौर्य प्रशासन की पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब इसमें जो मौर्य प्रशासन है, इस मौर्य प्रशासन में जो प्रशासन था उसमें राजा, जो अर्थशास्त्र जो पुस्तक अनुसार देखा जाए तो राज्य जो होता था मौर्य प्रशासन में, उस राज्य के 7 अंग हुआ करते थे। तो इसमें मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। सबसे पहले जो कौटिल्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, और इस अर्थशास्त्र पुस्तक से ये बताया गया है कि जो चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चाणक्य था, उसके जो दरबार में 7 प्रकार के मतलब कि कर्मचारी नियुक्त करते थे। तो सबसे पहले नंबर 1 पहला होता था वो होता था राजा। नंबर 1 पहला होता था राजा। नंबर 2 दूसरा होता था मंत्री या एमआरटी, तो दूसरा होता था मंत्री या कह सकते इसको एमआरटी। नंबर तीसरा होता था उसको कहा जाता था दूत। नंबर 4 होता था कोष, और नंबर 5 वो होता था आपके जनपद, और नंबर 6 वो होता था आपके मित्र। तो पहला इसमें कौन होता था राजा। नंबर 2 दूसरा कौन होता था इसमें, वो होता था एमआरटी जिसको मंत्री कह सकते हैं। उसके बाद में नंबर 3 तीसरा होता था, नंबर 3 जो तीसरा होता था वो होता था इसमें नंबर तीसरा दूरबीन, और नंबर जो चौथा होता था वो होता था इसमें कोष, उसके बाद में जनपद, उसके बाद में मित्र, और नंबर 7 होता था वो होता सेना। तो इस प्रकार जो मौर्य साम्राज्य थी, तो मौर्य साम्राज्य में जो मौर्य प्रशासन था, तो मौर्य प्रशासन की जानकारी कौटिल्य अर्थशास्त्र से मिलती है। और इसमें जो अर्थशास्त्र के अनुसार जो राज्य होता था मौर्य साम्राज्य में, उस राज्य के 7 अंग हुआ करते थे। और वो 7 अंग कौन कौन से, सबसे पहले नंबर 1 राजा, नंबर 2 एमआरटी, नंबर 3 दुर्ग, नंबर 4 कोष, नंबर 5 जनपद, नंबर 6 मित्र, और नंबर 7 सेना। अब जो 7 ये जो राज्य का अंग हुआ करते थे, आप याद रखना है ये 7 राज्य का अंग हुआ करते थे, राज्य के अंग। तो 7 राज्य अंग होते थे, और इन जो 7 अंग जो होते थे, 7 जो राज्य अंग होते थे, इनका जो राजा द्वारा जो नियुक्ति की जाती थी, या जो उसकी जो कार्य पद्धति के आधार पर उसके जो कार्य होते थे, उस कार्य पद्धति के आधार पर उसकी नियुक्ति की जाती थी, और इसे कहा जाता है उपदा परीक्षण। इस प्रक्रिया का कहा जाता था उपदा परीक्षण। तो आपको परीक्षा पूछा जाता है कि उपदा परीक्षण किसे कहते हैं,
तो याद रखना है कि जो मौर्य प्रशासन में जो राज्य के कोटली के अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार राज्य की जो 7 अंग हुआ करते थे, वो पहला था राजा, दूसरा हेमंत जिसको मंत्री कहते हैं, तीसरा दुर्ग, इसके बाद में कोर, संपत, मित्र और सेना। तो ये इस प्रकार जो 7 अंग हुआ करते थे राज्य के, उसका जो नियुक्ति की जाती थी, उसकी जो पूरी परीक्षा की जाती है और परीक्षा के बाद में उसको पद पर नियुक्त किया जाता था। इस प्रक्रिया को कहा जाता है उपदा परीक्षण। तो सबसे पहले आपको याद रखना इसमें उपदा परीक्षण किसे कहते हैं। अब उसके बाद में अगला इसमें याद रखना है कि जो मौर्य प्रशासन था, जो मौर्य प्रशासन था, तो मौर्य प्रशासन में मौर्य प्रशासन जो व्यवस्था थी वो 3 भागों में विभाजित थी। तो सबसे पहले नंबर 1 पहला समझते हैं केंद्रीय प्रशासन। मौर्य प्रशासन में पहली व्यवस्था थी 1 नंबर, वो थी केंद्रीय प्रशासन। तो पहली थी आपके केंद्रीय प्रशासन। नंबर 2 दूसरी व्यवस्था थी, उसको कहा जाता था प्रांतीय प्रशासन। और तीसरी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो थी आपकी स्थानीय, जिसको जिला प्रशासन हम कह सकते हैं या स्थानीय क्षेत्र की व्यवस्था कह सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की व्यवस्था थी। पहला था जो केंद्रीय प्रशासन, दूसरा था वो था इसमें दूसरा था प्रांतीय प्रशासन और तीसरा था स्थानीय प्रशासन। ये 3 प्रकार की व्यवस्था होती थी। अब इसमें देखना सबसे पहले जो केंद्रीय प्रशासन होते थे, केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले नंबर 1 केंद्रीय प्रशासन। और केंद्रीय प्रशासन हम देखते हैं कि जो केंद्रीय प्रशासन था, तो केंद्रीय प्रशासन में 18 विभाग होते थे या 18 विभाग तो अधिकारी होते थे, विभागाधिकारी या विभाग होते थे। इसको कहा जाता था अधिकारी का जो विभाग होता था उसे कहा जाता था तीर्थ। तो इसको आप याद रखना, इसे क्या कहा जाता था, तीर्थ कहा जाता था। याद रखना आपको कि केंद्रीय प्रशासन में मौर्य साम्राज्य कोटिली के अर्थशास्त्र पुस्तक के अनुसार जो 18 विभाग होते थे, उसके अधिकारी होते थे, उसे क्या कहा जाता था, तीर्थ। तो उसको नाम दिया जाता था, तीर्थ कहा जाता था। और जो तीर्थों का जो अध्यक्ष होता था, तीर्थों का जो अध्यक्ष होता था, इसको तीर्थों के अध्यक्ष को कहा जाता था। तीर्थों का जो अध्यक्ष होता था, उस अध्यक्ष को तीर्थों का जो अध्यक्ष होता था, इस अध्यक्ष को कहा जाता था महामात्र। इस अध्यक्ष को कहा जाता था महामात्र। तो इस अध्यक्ष को क्या कहा जाता था, महामात्र कहा जाता था, महामात्र कहा जाता था। इस अध्यक्ष किस नाम से जाता था, महामात्र के नाम से जाना जाता था। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन 18 विभाग होते थे, इसको कहा जाता था तीर्थ। और तीर्थ का जो अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता था महामात्र। अब जो केंद्रीय प्रशासन था, उस केंद्रीय प्रशासन में उस केंद्रीय प्रशासन में आपको याद रखना सबसे पहले कि अलग अलग जो पद हुआ करते थे और उसमें जो मुख्य पद हुआ करते थे, पहला हुआ करता था सेना, नंबर दूसरा हुआ करता था वो होता था पुजारी या पुरोहित। तो दूसरा होता था पुरोहित। और उसके बाद में नंबर 3 जो तीसरा हुआ करता था वो इसमें हुआ करता था आपके युवराज और उसके बाद में मंत्री। तो इसमें युवराज और इसके अलावा मंत्री होते थे। तो इसमें आप क्या रख रहे हैं कि जो केंद्रीय प्रशासन उसमें किस किस को शामिल किया जाता है, सेनापति को, इसके अलावा पुरोहित पुजारी को, इसके अलावा युवराज यानी राजा का जो बेटा होता है उसको युवराज कहा गया यहाँ पर, और उसके बाद में मंत्री। तो इसको शामिल किया जाता था। अब उसके बाद में आप क्या रख रहे हैं इसमें कि जो मौर्य प्रशासन में कुछ अधिकारी होते थे, मौर्य प्रशासन में कुछ अधिकारी होते थे। उस अधिकारी को जैसे आपको नाम याद रखना है, कुछ मैं नाम लिख रहा हूं बोर्ड पर। नंबर 1 जैसे पहला होता था संनिधाता, पहला अधिकारी होता था उसको कहा जाता था संनिधाता। पहला अधिकारी उसे कहा जाता संनिधाता। अब संनिधाता क्या है, संनिधाता का मतलब होता था कि जो मौर्य प्रशासन में मौर्य जो प्रशासन था उसमें जो कोष कह सकते हैं या जो अन्न भंडार कह सकते हैं, कोष यानी कोषाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को कहते हैं अन्न भंडार का अध्यक्ष। यानी जो राशन पानी के सामान की व्यवस्था को रखने वाला जो अध्यक्ष होता था उसको कहा जाता था संनिधाता। तो ये आपको याद रखना। नंबर दूसरा जो अधिकारी होता था उसे कहा जाता है समाहर्ता। दूसरा अधिकारी होता था उसे कहा जाता है समाहर्ता। समाहर्ता मतलब कि जो मौर्य साम्राज्य था, तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, कह सकते हैं कि जो
बजट आय का जो लेखा जोखा करता था, तो इसमें याद रखना आपको कि जो बजट बनाता था, बजट बनाने वाला या कह सकते हैं राजस्व कर एकत्रित करने वाला, राजस्व कर एकत्रित करने वाला जो व्यक्ति होता था, राजस्व जो कर एकत्रित करने वाला व्यक्ति होता था, उसे कहा जाता था समाहर्ता, जिसको वर्तमान अभी जिला कलेक्टर के रूप में जानते हैं। अब उसके बाद में और कुछ अध्यक्ष होते थे। तीसरा आपको अध्यक्ष जिसमें याद रखना है वो होता है सूत्राध्यक्ष, या कह सकते हैं सीता अध्यक्ष। तो सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष तो सीता मतलब होता हल, तो मतलब कृषि का जो अध्यक्ष होता था उसे कहा जाता सीता अध्यक्ष। तो कृषि का जो अध्यक्ष होता था, कृषि का अध्यक्ष को कहा जाता है, वो कहा जाता है सीता अध्यक्ष। उसके बाद में अगला होता है आप याद रखना है सूत्राध्यक्ष। चौथा इसमें याद रखना है सूत्राध्यक्ष। तो सूत्राध्यक्ष का मतलब क्या होता था? सूत्राध्यक्ष का मतलब था कि जो कताई बुनाई, सूत्र का मतलब धागा, तो जो कताई बुनाई कार्य, जो कपड़े बनाने से जो कार्य करते थे उस समय, तो उसको कहा जाता, उसका जो मुख्य अध्यक्ष हुआ करता था उस अध्यक्ष को कहा जाता सूत्राध्यक्ष। तो इसमें आपको याद रखना है कताई और बुनाई वाला अध्यक्ष। तो इसमें याद रखना आपको कताई एवं बुनाई वाला अध्यक्ष, यानी जो कपड़े का जो मुख्य अध्यक्ष हुआ करता है, इसको हम वर्तमान में कहते हैं उद्योग मंत्री। तो जो सूती वस्त्र उद्योग होता है, उद्योग जो मंत्री होता है उसको कह सकते हैं सूत्राध्यक्ष। तो इसमें अध्यक्ष हुआ करता है उसको कहा जाता है कताई और बुनाई वाला अध्यक्ष, कताई और बुनाई का अध्यक्ष। ठीक है। अब इसके बाद में पांचवा अंक क्या रखना वो होता है लूणा अध्यक्ष। लूणा अध्यक्ष क्या होता था? लूणा अध्यक्ष क्या होता था? इसमें आप क्या रखना है लूणा अध्यक्ष से मतलब होता है बूचड़ खाने का अध्यक्ष। बूचड़ का मतलब होता है कि जहां पर पशुओं की कटाई की जाती है, जहां पर पशुओं की कटाई की जाती है उसे कहा जाता है बूचड़ खाना। और जो बूचड़ खाने का जो मेन अध्यक्ष हुआ करता था तो उसको कहा जाता है लूणा अध्यक्ष। तो इसमें आप क्या रखना है बूचड़ खाने का अध्यक्ष, बूचड़ खाने का अध्यक्ष उसे कहा जाता है लूणा अध्यक्ष। एक होता था इसमें वो होता था आपके लक्षणाध्यक्ष। छठा आप याद रखना वो है लक्षणाध्यक्ष। लक्षणाध्यक्ष का मतलब होता है वो होता है मुद्रा जारी करने वाला, मुद्रा जारी करने वाला। तो मुद्रा जारी करने वाला तो उसे कहा जाता है मुद्रा जारी करने वाला को कहा जाता है किस नाम से जाता है? लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। एक इसमें और अधिकारी होता है उसको कहा जाता है आठवीं मतलब वन विभाग का अधिकारी। जो फॉरेस्ट मैन होता है वर्तमान में उसी को समय कहा जाता है आठवीं के अधिकारी होता था, और उसका मतलब है भी वन विभाग का अध्यक्ष। तो इसमें आप क्या करना है एक और सातवां वो है आठवीं, और आठवीं का मतलब होता है वन विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष। तो वन विभाग का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? वो कहा जाता आठवीं। इसके बाद में याद रखना है वो है पणवा अध्यक्ष। आठवां इसमें याद रखना है पणवा अध्यक्ष, पणवा अध्यक्ष। और पणवा अध्यक्ष का मतलब क्या होता था? पणवा अध्यक्ष का मतलब इसमें होता था वो व्यापार करने वाला, यानी जो ट्रेडिंग करता था, व्यापार करता था, व्यापार तो एक दूसरे स्थान वस्तुओं के जो आवाजाही करने का जो व्यक्ति जिसका कार्य होता था उसे कहा जाता है किस नाम से जाता है? उसे लक्षणाध्यक्ष के नाम से जाना, पणवा अध्यक्ष नाम से जाना, जिसमें व्यापार करने वाला। तो इसमें होता था व्यापार करने वाला। अब इसके बाद में नेक्स्ट नंबर 9 इसमें याद रखना आपको विविधता अध्यक्ष। तो इसमें याद रखना विविधता अध्यक्ष। और विविधता अध्यक्ष का मतलब होता है इसमें वो है आपके चारागाह, यानी जो चारागाह भूमि होती है वो चारागाह भूमि का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे किस नाम से जाना जाता था? वो कहा जाता है चारागाह भूमि का अध्यक्ष। तो इसमें याद रखना चारागाह यानी गौ जो भूमि होती है उसका जो अध्यक्ष हुआ करता था उसे कहा जाता है विविधता अध्यक्ष। तो चारागाह का अध्यक्ष इसमें आप किस प्रकार के पूरे याद रखना है। सबसे पहले नंबर 1 मौर्य प्रशासन में कौन कौन शामिल थे? पहले याद रखना सेना, नंबर दूसरा पुरोहित, और इसके बाद में युवराज, और उसके बाद में मंत्री इसको शामिल, यानी 4 व्यक्तियों को शामिल मुख्य रूप से किया जाता था। किसमें? केंद्रीय प्रशासन में, मौर्य प्रशासन में। अब इसमें जो अधिकारी होते थे वो कौन कौन से होते थे? तो इसमें आपको नाम याद रखना है। सबसे पहले संविधाता का मतलब क्या होता है? संविधाता का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, और कोषाध्यक्ष का मतलब होता है कि जो अन्न भंडार का अध्यक्ष होता था, अन्न भंडार का जो अध्यक्ष हुआ करता था उसी किस नाम से जाता है? वो कहा जाता है कोषाध्यक्ष। उसके बाद में दूसरा होता था समाहर्ता, जिसको हम जिला कलेक्टर कह सकते हैं। समाहर्ता मतलब होता है बजट तैयार करने वाला,
करने वाला या बजट का जो लेखा जोखा करने वाला होता है, उस व्यक्ति विशेष को मौलिक प्रशासन में जो केंद्रीय प्रशासन था, उस केंद्रीय प्रशासन उस समय से कहा जाता था समाहर्ता। अब उसके बाद में नेक्स्ट अपने तीसरा, तो तीसरे देश में सीता अध्यक्ष, और सीता का मतलब होता हल, तो सीता अध्यक्ष का मतलब हुआ कि कृषि का जो अध्यक्ष हुआ करता था, इसको वर्तमान में कह सकते हैं कृषि मंत्री। तो उस समय जो कृषि मंत्री हुआ करते थे उसे कहा जाता सीता अध्यक्ष। अब उसके बाद में सूत्र अध्यक्ष, सूत्र का मतलब धागा, और सूत्र अध्यक्ष का मतलब क्या होता था, कताई और बुनाई करने का कार्य करने वाला जो अध्यक्ष होता था मुख्य, उसे कहा जाता था सूत्र अध्यक्ष। अब उसके बाद में नेक्स्ट याद रखना आपको, वो है लूणा अध्यक्ष। लूणा अध्यक्ष, लूणा अध्यक्ष का मतलब होता था बूचर खाने का अध्यक्ष, और बूचर खाने का मतलब होता है कि जहां पर पशुओं की कटाई की जाती है उसे कहा जाता है बूचर खाने का अध्यक्ष। और वर्तमान में यदि भारत में कहा जाए तो लगभग 4000 बूचर खाने हैं जो भी वर्तमान में प्रतिबंध है उस पर। अब उसके बाद में याद रखना रक्षणाध्यक्ष, और रक्षणाध्यक्ष का मतलब क्या होता है, मुद्रा जारी करने वाला। जो भी गवर्नर होता है उसी के उस समय पद होता था, उसको कहा जाता है रक्षणाध्यक्ष, यानी मुद्रा जारी करने वाला। उसके बाद में आठवीं, आठवीं किसे कहा जाता है, आठवीं का मतलब था वन विभाग अधिकारी, जो भी वर्तमान में फॉरेस्टमैन कहते हैं जिसको, तो फॉरेस्टमैन कहते हैं। उस फॉरेस्टमैन का किस नाम था, उस समय मौलिक प्रशासन में जो केंद्रीय प्रशासन उस समय उसको किस नाम जाता था, आठवीं अध्यक्ष के नाम से जाना जाता था। अब उसके बाद में पणवा अध्यक्ष, कौन सा अध्यक्ष, पणवा अध्यक्ष। और पणवा अध्यक्ष का मतलब व्यापार करने वाला, जो व्यापार मंत्री होता है, तो उस समय जो पणवा अध्यक्ष का मतलब होता था कि व्यापार करने वाला, ट्रेडिंग करने वाला होता था, उसे कहा जाता था पणवा अध्यक्ष। उसके बाद में विविधता अध्यक्ष, विविधता अध्यक्ष का मतलब होता है चारागाह भूमि होती है, जहां जिसको हम कहते हैं गौचर भूमि कह सकते हैं, तो गौचर भूमि का जो अध्यक्ष हुआ करता था उस समय मौलिक प्रशासन में, उसे कहा जाता है विविधता अध्यक्ष। तो इस प्रकार आपके याद रखें जो मौलिक प्रशासन में जो केंद्रीय प्रशासन था, और उस केंद्रीय प्रशासन में जो अधिकारी हुआ करते थे उस अधिकारी की जो ये व्यवस्था थी कि पहला जो, अब उसके बाद में जो मैंने जो सेकंड बताया था, सेकंड बताया मौलिक प्रशासन में, वो सेकंड आपको याद रखना है इसमें मौलिक प्रशासन में कि जो पहला ये आपके केंद्रीय प्रशासन हो गया, और उसके बाद में जो सेकंड है वो है प्रांतीय प्रशासन। दूसरा आपका रहेगा प्रांतीय प्रशासन। अब प्रांतीय प्रशासन की क्या क्या व्यवस्था थी वो देखते हैं। नंबर 2, दूसरी थी प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन में जैसे ये तो हो गया आपका पहला वाला जो पढ़ा उसका मतलब सेंट्रल, और जो सेकंड वाला पढ़ेंगे ये प्रांतीय, प्रांत का मतलब होता था राज्य स्टेट से, तो इसका मतलब प्रांतीय प्रशासन क्या था, और प्रांतीय प्रशासन में कौन कौन से अधिकारी होते थे, कितनी इसमें समितियां होती थी, उसके बारे में। तो इसमें याद रखना आपको कि अशोक प्रशासन के समय जो प्रांतीय प्रशासन है, प्रांतीय प्रशासन में याद रखना आपको 5 भाग थे। प्रांतीय प्रशासन कितने भाग थे, 5 भाग थे। याद रखना सबसे पहले कि जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें जो 5 प्रदेश हैं उसको उल्लेख आप याद रखना। सबसे पहले एक नंबर याद रखना है, पहले नाम याद रखना उत्तरापद, पहला था वो था उत्तरापद। दूसरा याद रखना है वो याद रखना है दक्षिणापन, दूसरा याद रखना है दक्षिणापन। तीसरा याद रखना है इसमें वो याद रखना है कलिंग, कलिंग। और उसके बाद में चौथा याद रखना आप इसमें वो याद रखना है इसमें आप राष्ट्रों, चौथा दक्षिणापन और अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र। तो अवंती राष्ट्र, अवंती राष्ट्र। और उसके बाद में जो 5वां है अवंती राष्ट्र के बाद में जो 5वां है वो है आपके इसमें वो है मध्य देश, मध्य देश, मध्य देश। तो इसमें आपके याद रखना है कि जो प्रांतीय प्रशासन था मौर्य साम्राज्य था, तो उस मौर्य साम्राज्य प्रांतीय प्रशासन में 5 प्रकार के जो प्रदेश है उसका उल्लेख किया गया है, और उसकी जो अलग अलग राजधानी बताई गई है। जैसे पहले इसमें याद रखना है नंबर 1 पहला जो उत्तरापद है, उत्तरापद की राजधानी थी उस समय, वो उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला, उत्तरापद की राजधानी थी तक्षशिला जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। अब उसके बाद में दक्षिणपंथ या दक्षिणापंथ, तो दक्षिणापंथ की जो राजधानी थी वो थी स्वर्णगिरी, वो थी स्वर्णगिरी। तो दूसरे क्या याद रखना स्वर्णगिरी। अब इसके बाद में तीसरा आपने कलिंग, जो पहले और जो फर्स्ट जो भारत विक्रम
कलिंग था उसमें आपने पढ़ा था कलिंग वर्तमान में कहाँ स्थित है, उड़ीसा में महानदी के किनारे पास में क्षेत्र है। और वहां पर आपको पता होना चाहिए कि जो अशोक महान था, अशोक महान ने एक विश्व प्रसिद्ध कह सकते हैं जो प्रसिद्ध किया था उसका नाम था कलिंगा युद्ध। और ये कलिंगा जो 261 ईसा पूर्व में, और यहाँ पर लगभग 1 लाख लोगों की क्या हुई थी, उसमें मृत्यु हुई थी। और उसके बाद में उसने क्या किया कि अपना धर्म चेंज कर दिया, उसने भेड़ी कोष को छोड़ कर उसने धर्म कोष अपना लिया था। तो ये प्रक्रिया आप याद करें, पहले वाले वीडियो आपको पढ़ा होगा आपने, तो ध्यान रखें। कलिंगा जो उसमें आपको मैंने ये भी बताया था कि जो कलिंग जिस कलिंग स्थान पर उसने अधिकार किया था और अधिकार करने के बाद में उसने अपनी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी तोसाली को, तोसाली कह सकते हैं, दूसरा नाम उसका उपनाम था धौली। तो इसमें याद रखना कलिंग की राजधानी क्या थी, तोसाली थी। तो कलिंग की राजधानी थी वो याद रखना तोसाली, कलिंग की राजधानी तोसाली। अब जो अगला राष्ट्र था उसका नाम था अवंती राष्ट्र। अगला राष्ट्र का क्या नाम था, अवंती राष्ट्र। अब अवंती राष्ट्र का मतलब क्या था, अवंती राष्ट्र का मतलब था कि जो अवंती राष्ट्र का उज्जैन, उज्जैन अवंती राष्ट्र यानी उज्जैन, उज्जैन एमपी वर्तमान में आपको पता है सब एक जगह है उज्जैन। और इसके बाद जो मध्य देश, मध्य देश यानी जो पटना, और पटना का प्राचीन नाम था पाटलिपुत्र। तो वो इसकी जो मध्य देश की राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। तो वो थी आपकी कौन सी, पाटलिपुत्र। एक बात आपने देखें, सबसे पहले प्रांतीय प्रशासन, और प्रांतीय प्रशासन में 5 प्रदेशों को उल्लेख मिलता है। प्रांतीय प्रशासन जो मौर्य साम्राज्य का जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें 5 जो क्षेत्रों को उल्लेख मिलता है। और जो 5 क्षेत्रों को जो उल्लेख मिलता है उसमें कौन कौन से शामिल हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 है उत्तराखंड जिसकी राजधानी तक्षशिला जो वर्तमान पाकिस्तान स्थित है। और उसके बाद में सेकंड वो दक्षिणापन जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी। और उसके बाद में कलिंग जो कलिंग की राजधानी है तोसाली, तोसाली का दूसरा नाम आप याद रखें धौली। इसके बाद में नेक्स्ट अवंती राष्ट्र हुआ करता था, और अवंती राष्ट्र की राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। और उसके बाद में मध्य देश, और मध्य देश की राजधानी वो थी पाटलिपुत्र। इस प्रकार आपको ये याद रखना है। अब जो प्रांतीय प्रशासन था उस प्रांतीय प्रशासन में जो मुख्य राजा हुआ करता था वो कौन हुआ करता था, वो होता था राजवंशीय राजकुमार, यानी जो राजा का बेटा होता था वही शासन कर सकता था, जो कहते हैं आर्यपुत्र, आर्यपुत्र। तो इसमें ये राजवंशी क्या बनता था, राजा बनता था, किसमें, मौर्य प्रशासन में। अब इसके अलावा ये तो अधिकार था। अब इसमें जो मौर्य प्रशासन में अधिकारी बनने का कार्य किसका था, और इसमें याद रखना है जो सबसे बड़ी इकाई हुआ करती थी प्रांतीय प्रशासन में वो हुआ करती थी जिला। प्रांतीय प्रशासन में सबसे जो बड़ी इकाई हुआ करती थी किस नाम से जाता था, जिला के नाम से जाना जाता था। अब इसके बाद में नेक्स्ट आप क्या रखना है इसमें, वो है कि जो प्रांतीय प्रशासन था, प्रांतीय था क्या, जो जिला आपकी सबसे बड़ी इकाई थी, जो जिला का जो अधिकारी हुआ करता था, जिला का जो अधिकारी हुआ करता था इसे किस नाम से जाता था, इसे कहा जाता है स्थानीय, किस नाम से जाता था, स्थानीय। अब इसके बाद में याद रखें कि जो गांव, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें जो ग्रामीण शासन व्यवस्था थी, ग्रामीण शासन व्यवस्था में जो मुख्य हुआ करता था उसे कहा जाता है गोप, जिसको कहा जाता है राजा या ग्राम का राजा। तो उसे गोप के नाम से या कह सकते हैं इसमें राजा, ग्रामीण क्षेत्रों का अध्यक्ष या ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो मुखिया होता था उसे कहा जाता गोप या राजा। अब उसके बाद में याद करें कि जो ये जो राजा हुआ करता था और ये राजा 10 गांवों का संचालन करता था। कितने गांवों का संचालन करता था, 10 गांवों का ये संचालन करता था। ये आपको याद रखना है कि जो राजा हुआ करता था वो कितने गांवों का संचालन करता था, 10 गांवों का संचालन करता था। अब इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना है कि 10 गांवों का संचालन करता था। अब इसके ऊपर भी एक अधिकारी हुआ करता था जो क्या करता था, इसकी देख जांच पर करता था, क्या करता था, ये कार्य सही कर रहा है या नहीं कर रहा राजा, तो उसकी जांच पर करता था। और उसके जांच पर करने वाला जो अधिकारी हुआ करता उसको नाम दिया प्रदेश की, उसे किस नाम जाना जाता है, प्रदेश के नाम से जाना जाता है। एक बार पुनः देखिए शुरू से लास्ट तक, तो शुरू से लास्ट तक देखते हैं। सबसे पहले नंबर कि जो प्रांतीय प्रशासन था और उस प्रांतीय प्रशासन में जो
5 प्रदेश उल्लेख मिलता है और 5 प्रदेश उत्तराखंड, दक्षिणापन, उसके बाद में कलिंग और उसके बाद में अवंती राष्ट्र और उसके बाद में मध्य देश। अब इसके बाद में आपको याद रखें कि जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें जो शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी, राजा कौन बनता था, राजगण वंशी कुमार बनता था, इसको आर्यभट्ट भी कहा गया है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी इकाई होती थी उसमें प्रांतीय प्रशासन में उसे कहा जाता है जिला। अब इसके बाद में रखना है कि जो जिला का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था, एक नंबर की छोटी क्वेश्चन पूछा सकते हैं इससे कि जिले का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे कहा जाता है स्थानीय। और इनके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्य हुआ करता था मौलिक प्रशासन में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मुख्य हुआ करता उसे कहा जाता गो या राजा। अब इसके बाद में आपको रखना है कि जो राजा हुआ करता था ये 10 गांव का संचालन करता था, 10 गांव का ये संचालन करता था। और ये जो राजा कार्य कर रहा है उस तरीके से सही कार्य नहीं कर रहा होता है या सही कर रहा है कार्य, तो उसकी जांच पर करने के लिए, उसकी जांच पर करने के लिए एक अधिकारी हुआ करता है उसके ऊपर, उसे कहा जाता है प्रदेशी। उसे किस नाम से जाता है, प्रदेशी के नाम से जाना जाता था। अब इसके बाद में तीसरा जो मैंने बताया था वो बताया था स्थानीय प्रशासन। तीसरा था वो इसका पार्ट था स्थानीय प्रशासन। अब स्थानीय प्रशासन क्या था, स्थानीय प्रशासन का मतलब था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में या जो जिला स्तर से जो ग्रामीण क्षेत्र, जो निचले क्षेत्र होते थे उसमें वो इसमें याद रखना पार्ट वो है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन तो 3 प्रकार की शासन व्यवस्था थी। पहला था आपकी केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद में सेकंड वो है आपके प्रांतीय प्रशासन और उसके बाद में तीसरा आपका रखना है वो स्थानीय प्रशासन। अब स्थानीय प्रशासन क्या होते थे, स्थानीय प्रशासन में जो समितियां हुआ करती थी और इसमें याद रखना आपको 6 समितियां होती थी। कितनी समितियां होती थी, 6 समितियां। तो आप याद रखना स्थानीय प्रशासन में याद रखना आपको कि कुछ समितियां हुआ करती थी, जैसे आपको समितियां आपको याद रखना 6 समितियां। कितनी समितियां याद रखिए, 6 समितियां। सबसे पहले नंबर 1 याद रखना प्रथम समिति। एक बार बोर्ड पर आपको नाम लिख बता रहा हूं, प्रथम समिति, द्वितीय समिति, इस प्रकार। तो पहला आपको याद रखना है प्रथम समिति। नंबर 2 वो है द्वितीय समिति। द्वितीय समिति तो नंबर 2 है वो है आपके द्वितीय समिति। नंबर 3 है वो है तृतीय समिति। तृतीय समिति तो नंबर 3 है तृतीय समिति। और इसके बाद में नंबर 4 है चतुर्थ समिति। चतुर्थ समिति तो इसके बाद में चतुर्थ समिति। और इसके बाद में नंबर 5 आप कर रहे हैं पंचम समिति। नंबर 5 वो है पंचम समिति। उसके बाद में नंबर 6 इसमें आप क्या रख रहे हैं, नंबर 6 वो है छठी समिति। तो आप क्या रख रहे हैं कि जो मौलिक प्रशासन था उसमें स्थानीय प्रशासन था, स्थानीय प्रशासन में कितनी समितियां हुआ करती थी, 6 समितियां। अब इसमें आपको ऐसा लगता है कि जो प्रथम समिति क्या कार्य करती थी, इसके अलावा जो द्वितीय समिति हुआ करती वो क्या कार्य करती थी, उसके बारे में आपको अलग अलग पूछे जा सकते हैं। अब इस तरह को याद रखना आपको सबसे पहले नंबर इसमें क्या रखना है कि जो प्रथम समिति होती थी, प्रथम जो समिति हुआ करती थी, प्रथम समिति का काम था वो था इसमें क्या रखना सबसे पहले कि उद्योगों का परीक्षण, यानी उद्योग जो होते थे उसमें किस प्रकार का माल निर्मित हो रहा है उसके बारे में सारी जानकारी जो प्रथम सदस्य जो समिति होती थी। और उसमें जो सदस्य हुआ करते थे 30 जो सदस्य हुआ करते यार इसमें स्थानीय प्रशासन उसमें कितने सदस्य हुआ करते थे, 30 सदस्य। और 30 सदस्यों में जो मंडल हुआ करता था और ये मंडल जो समितियां जो क्या करती थी इसमें जो जांच करती थी, जो पहला इसमें पहला है उद्योगों का परीक्षण। सबसे पहले याद रखना है उद्योगों का परीक्षण। तो ये आपको सबसे पहले याद करना है कि उद्योगों का परीक्षण ये कौन समिति करती थी, तो यह समिति करती थी प्रथम समिति। नंबर 2 जो दूसरी समिति क्या करती थी, नंबर 2 दूसरी समिति का काम था कि विदेशियों की देखरेख, जो बाहर से आते थे उसका देखरेख करने वाले जो समिति होती थी उसमें सदस्य होते थे, उसको कहा जाता द्वितीय समिति। तो उससे कहा जाता द्वितीय समिति का मतलब हो कि विदेशियों की देखरेख। तो विदेशियों की देखरेख कौन करती थी, विदेशियों की देखरेख करती थी वो करती थी द्वितीय समिति। विदेशियों की देखरेख, तो विदेशियों की देखरेख कौन समिति करती थी, वो करती थी सेकंड
नंबर 3 जो तृतीय समिति थी, तृतीय समिति क्या काम था? तृतीय समिति का काम था कि जन्म मरण का लेखा जोखा करना, जन्म और मरण का लेखा जोखा करना, लेखा और जोखा करना। तो जन्म मरण का लेखा जोखा करती थी, उससे कौन समिति थी? वो थी आपके तृतीय समिति, यानी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना उसको बनाने वाली समिति होती थी, उसे कहा जाता है तृतीय समिति। अब उसके बाद में याद रखना है, अगला जो आप याद रखना इसमें वो है चतुर्थ समिति। चतुर्थ समिति क्या काम था? चतुर्थ समिति का काम था कि जो व्यापार होता ना, तो व्यापार की जानकारी, व्यापार की जानकारी, तो व्यापार की जानकारी आपको याद रखना है कि व्यापार की जो जानकारी है, व्यापार की जो जानकारी है वो कौन प्रदान करता था? कौन समिति प्रदान करती थी? वो प्रदान करती थी चतुर्थ समिति, यानी कह सकते हैं चौथी समिति प्रदान करती थी। अब उसके बाद में याद रखना है पंचम समिति का काम क्या था? पंचम समिति का काम था कि क्रय विक्रय करना। ये जो वस्तुओं का जो क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तुओं का जो क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तुओं का विभिन्न प्रकार जो वस्तु होती है उसका जो क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तुओं का जो क्रय विक्रय किया जाता है, तो वस्तुओं का क्रय विक्रय का परीक्षण, वस्तुओं का क्रय विक्रय, क्रय विक्रय, क्रय विक्रय का परीक्षण। तो वस्तुओं का क्रय विक्रय का परीक्षण कौन संस्था करती थी? वो संस्था करती थी। इसमें कौन सी याद रखना आपको? वो याद रखना है पंचम समिति। और इसके बाद में छठी समिति क्या करती थी? छठी समिति का होता कि विक्रय मूल्य के रूप में, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के रूप में, विक्रय मूल्य के रूप में कर, यानी जो टैक्स लगता था कर, वो 1/10वां भाग वसूलना। ये इसमें आपको याद रखना है। ये 5 समितियां हुआ करती थी और ये इनके अलग अलग क्या थे? कार्य थे। 5 समितियां वो कौन कौन सी होगी? सबसे पहले नंबर 1 इसमें देखते हैं। पहली कौन समिति है? पहली समिति आपको याद रखना है इसमें कि पहली समिति जो प्रथम समिति होती थी उसका काम था उद्योगों का परीक्षण, और उसके बाद में द्वितीय समिति उसका काम था विदेशियों की देखरेख करना, उसके बाद में तृतीय समिति उसका काम था जन्म मरण का लेखा जोखा करना, और उसके बाद में चतुर्थ समिति उसका काम था व्यापार की जानकारी प्रदान करना, और उसके बाद में जो पंचम समिति हुआ करती थी, और पंचम समिति का काम था वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता उसका परीक्षण करना, और उसके बाद में जो नेक्स्ट अगली छठी समिति थी उस छठी समिति का काम था कि विक्रय मूल्य के रूप में जो कर का 1/10वां भाग वसूलना। अब जो अभी आपने जो 6 समितियां पढ़ी हैं, जो ये 6 समितियां पढ़ी हैं, इन आपको पूछते हैं कि इन 6 समितियों की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो इन पुस्तक जो जानकारी प्राप्त होती है वो मैगस्थनीज नाम का जो कि कवि हुआ था और उसने पुस्तक लिखी थी, उसकी राजदरबार में था, अशोक के साम्राज्य का राजदरबार था मौर्य प्रशासन में। तो इसमें आपको याद रखना है मैगस्थनीज, और मैगस्थनीज एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। अर्थशास्त्र संहिता कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। तो इसमें याद रखना है कि आपके मैगस्थनीज, मैगस्थनीज और मैगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी उसका नाम था इंडिका। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? वो आपको याद रखना है मैगस्थनीज। तो मैगस्थनीज ने जो इंडिका पुस्तक लिखी थी, इन इंडिका पुस्तक से ये जो 6 समितियां उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये आपको याद रखना है कि जो इसमें जो 6 समितियां हुआ करती थी, इन 6 समितियों की जानकारी, इन्हें 6 समितियों की जो जानकारी है वो किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो वो किस पुस्तक से प्राप्त होती है? वो होती है आपके किससे? इंडिका पुस्तक से प्राप्त होती है। अब इसके बाद में याद रखना इसमें कि जो मौर्य प्रशासन था, जो आपके मौर्य प्रशासन था, मौर्य प्रशासन में सैनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? आपने पहले इसमें पढ़ ली। मौर्य प्रशासन में 3 प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था थी। एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, केंद्रीय प्रशासन, उसके बाद में सेकंड प्रांतीय प्रशासन, उसके बाद में थर्ड आप क्या रखना है? कौन सा? वो याद रखना है स्थानीय प्रशासन। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो मौर्य प्रशासन है, मौर्य प्रशासन में जो व्यवस्था थी सैनिक,
यानी सैनिक कितने थे उस समय, सैनिक व्यवस्था क्या थी, सेना का जो अधिकारी था उसके किस नाम से जाना जाता था। तो ये आपको इस प्रकार के प्रश्न सोल्व करना है। और इसमें कितने जो अधिकारी हुआ करते थे, कितनी सेना हुआ करती थी, और सेना की जो संपूर्ण जानकारी वो किस पुस्तक से मिलती है। अब इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था। तो सैनिक व्यवस्था में आपको नाम से पता चल रहा है इसमें किस टॉपिक बारे में पढ़ेंगे, सेना के बारे में पढ़ेंगे, यानी सेना कितनी थी उसके पास में, कितने विभाग हुआ करते थे। तो इसमें आप क्या रख रहे हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य साम्राज्य था उसमें 5 मतलब के विभाग हुआ करते हैं, इसके अलावा 5 प्रकार के अंग हुआ करते सेना के। तो वो सेना के अंग कौन कौन से थे उसके बारे में बता रहा हूं आपको। सबसे पहले नंबर एक था वो था पैदल सेना, नंबर 1 था वो था पैदल सेना। नंबर 2 इसमें रख रहे हैं, वो रख रहे हैं हाथी सेना, हाथी सेना। इसके बाद में नंबर 2 हाथी सेना, और उसके बाद में नंबर 3 रथ सेना। तो नंबर 3 है वो है रथ सेना। और इसके बाद में नंबर 4 आप क्या रख रहे हैं, वो याद रख रहे हैं नौसेना। नंबर 4 रख रहे हैं आप याद, वो याद रख रहे हैं नौसेना, नौसेना। और नंबर 5 इसमें वो रख रहे हैं अश्वसेना। नंबर 5 का वो रख रहे हैं अश्वसेना। तो आप सभी देखिए एक बार इसमें कि जो पहले थी पैदल सेना, उसके बाद में दूसरी थी हाथी सेना, उसके बाद में रथ सेना और नौसेना और अश्वसेना। ये आप क्या रख रहे हैं इसमें कि जो रथ सेना कितनी थी, हाथी सेना कितनी थी। तो इसमें आपको सबसे पहले याद रख रहे हैं कि पैदल सेना थी वो थी 6 लाख। तो मौर्य साम्राज्य में जब युद्ध होता था तो उस समय 6 लाख व्यक्ति पैदल चलते थे और वो युद्ध के लिए तैयार होते थे। अब उसके बाद में नंबर 2 इसमें रख रहे हैं हाथी सेना। तो हाथी सेना उस समय थी आपके 9000, यानी 9000 हाथी सेना थी उसके मौर्य प्रशासन में, सैनिक व्यवस्था में। उसके बाद में रथ सेना आप क्या रख रहे हैं इसमें, वो रथ सेना 800, यानी उस समय 800 रथ थे, 800 रथ थे, यानी 800 उस समय रथ सेना थी। और इनके अलावा याद रखना आपको नौसेना याद रखना है विशाल, मतलब कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, विशाल कह सकते हैं। अब उसके बाद में थी अश्वसेना, और अश्वसेना उस समय हुआ करती थी 50,000। तो याद रखना है उस समय कितनी हुआ करती थी 50,000। अब इसमें आप क्या रख रहे हैं, सबसे पहले एक बार हम देखें मौर्य साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था और मौर्य साम्राज्य की सैनिक व्यवस्था में याद रखना है कि पहली हुआ करती थी पैदल सेना, और पैदल सेना हुआ करती थी 6 लाख। उसके बाद में नेक्स्ट हाथी सेना हुआ करती थी 9000। उसके बाद में रथ सेना, और रथ सेना हुआ करती थी यानी 800 रथ थे उसमें मौर्य शासन में जो सैनिक व्यवस्था थी सैनिकों में। और इसके अलावा जो नौसेना थी, इसके पास में बहुत विशाल नौसेना थी जिसको नेवी कह सकते हैं, यानी जलयुद्ध करने वाले। और उसके बाद में अश्वसेना वो थी 50,000। तो अश्वसेना थी 50,000, नौसेना थी विशाल। उसके बाद में रथ सेना 80, यानी 800 रथ थे उसमें। और उसके बाद में हाथी सेना 9000 थी। उसके बाद में सेना 6 लाख व्यक्ति थे। अब उसके बाद में आप क्या करें, सवाल पूछ लेते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य इस प्रकार जो सेना होती थी, उस सेना का जो अधिकारी हुआ करता था, उस सेना का जो अधिकारी हुआ करता था उसे किस नाम से जाता है, उसे कहा जाता है अंतपाल के नाम से जाना जाता है। यानी आपको पूछ लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य में जो सैनिक व्यवस्था थी, जो सैनिक व्यवस्था हुआ करती थी, सैनिक व्यवस्था का प्रबंध करने वाला व्यक्ति, उस सैनिक व्यवस्था का प्रबंध करने वाला व्यक्ति क्या करता था, तो उसको कहा जाता अंतपाल। किस नाम से जाता उसे, अंतपाल के नाम से जाना जाता था। तो यह आपको याद रखना है मौर्य प्रशासन की सैनिक व्यवस्था। और जो मौर्य प्रशासन की जो सैनिक व्यवस्था है, मौर्य प्रशासन की जो सैनिक व्यवस्था है, उस सैनिक व्यवस्था की जानकारी है वो आपको याद रखना है किससे मिलती है, तो मौर्य व्यवस्था की जो सैनिक जो जानकारी मिलती है वो मिलती है अर्थशास्त्र से। किससे मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है, अर्थशास्त्र से मिलती है। और कुछ जानकारी इंडिका पुस्तक से भी मिलती है। तो
जो आपको याद रखना है इसमें कि हिंदी का और अर्थशास्त्र पुस्तक थी उस समय कि उसमें ये जानकारी प्राप्ति होती है। अब इसके बाद में देखते हैं इसमें जो मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था। अब मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था क्या थी? मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था का मतलब था कि जो मौर्य प्रशासन में, मौर्य प्रशासन में जो मतलब कि कैसे विवाद होते थे और उस विवादों का निपटारा करने के लिए दो प्रकार के जो मतलब कि अदालतें होती थी, इसको एक कहते हैं दीवानी अदालतें और एक कहते हैं फौजदारी अदालत, या दीवानी मामले और फौजदारी मामले कह सकते हैं। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो आपके रहेगा इसमें मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था, की न्याय व्यवस्था। याद रखना आपको, मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था, मौर्य साम्राज्य की न्याय व्यवस्था। और मौर्य साम्राज्य की जो न्याय व्यवस्था थी वो दो भागों में बांटी हुई थी। कितने भागों में बांटी हुई थी? दो भागों में। कौन कौन से थे? तो पहला आप क्या रख रहे हैं? धर्म स्थायी, पहला याद रखना है आपको धर्म स्थायी, या धर्म स्थायी कह सकते हैं। दूसरा था वो था कंटक शोधन, तो याद रखना है दूसरा याद रखना आपको नाम, वो याद रखना है कंटक शोधन। तो दो नाम याद रखना है कौन से? सबसे पहले यहाँ पर धर्म स्थायी और दूसरा कौन सा है? कंटक शोधन। ये आपको दो नाम याद रखने हैं। सबसे पहले कौन सा है? धर्म स्थायी है और दूसरा याद कौन सा रखना है? कंटक शोधन रखना है। तो मौर्य साम्राज्य की जो न्याय व्यवस्था थी उसमें कितने न्यायालय होते थे? तो पहला था धर्म स्थायी और दूसरा कौन सा था? कंटक शोधन। अब इसमें आप ऐसे कहा जाता है दीवानी, क्या कहा जाता है इसे? दीवानी अदालत भी कहा जाता है। और इसमें इसे कहा जाता है फौजदारी अदालत, फौजदारी अदालत कहा जाता है। या आपको इसमें डिफरेंस याद रखना है कि जो धर्मस्थल न्यायालय था उसे कहा जाता है दीवानी न्यायालय, और उसके बाद में जो कंटक शोधन है इसे कहा जाता है फौजदारी न्यायालय। अब इसमें आपको याद रखना है कि जो कंटक शोधन और जो फौजदारी न्यायालय हुआ करते थे उसमें जो पहला था धर्मस्थल न्यायालय, तो इसमें आपको याद रखना है कि धर्मस्थल न्यायालय था उसमें 3 मंत्री हुआ करते न्याय करने वाले। कितने मंत्री हुआ करते थे? 3 मंत्री। तो याद रखना है 3 मंत्री हुआ करते थे इसमें, और ये क्या करते थे? न्याय करते थे। क्या करते थे? न्याय। अब इसमें 3 मंत्री हुआ करते थे, पहला दीवानी मामले में, और इससे आपको क्या रखना है? इससे कहा जाता है दीवानी अदालत। इसे किस नाम से जाता है? दीवानी अदालत भी कहा जाता है। इसे याद रखना आपको, दीवानी अदालत, दीवानी अदालत भी कहा जाता है। और इसके अलावा उपनाम दो याद रखना, और इसके अलावा दो उपनाम कौन कौन से वो याद रखना है? सबसे पहले पहला याद रखना है इसमें वो याद रखना है वाक पारुष्य, पहला याद रखना है वाक पारुष्य। तो याद रखना आपको वाक पारुष्य, और दूसरा जो याद रखना है वो याद रखना है दंड पारुष्य, दंड पारुष्य। तो वाक पारुष्य और दंड पारुष्य इसका उपनाम है, ये भी याद रखना है, दंड पारुष्य और वाक पारुष्य। अब इसके अलावा जो दूसरी, इसके अलावा जो दूसरी जो कंटक शोधन फौजदारी जो न्यायालय होता था उसमें किस प्रकार की व्यवस्था थी? और इसमें ये भी याद रखना है कि जो कंटक शोधन व्यवस्था थी उसमें इसे फौजदारी अदालत के नाम पहले से बता दिया, किसे किस नाम से जाना जाता है? फौजदारी अदालत के नाम से जाना जाता है। अब फौजदारी अदालत में इसमें किस प्रकार व्यवस्था होती थी? इसमें जो विवादों को निपटारा, देखो इसमें कौन कौन शामिल होते थे? एक तो शामिल होता था प्रदेशी, कौन शामिल होता था? प्रदेशी, और इनके अलावा 3 मंत्री। अब प्रदेश किसे कहा जाता है? मैंने पहले आपको बताया प्रदेश किसे कहा जाता है? प्रदेश कहा जाता है उसमें जो अपने प्रांतीय प्रशासन पड़ा, और प्रांतीय प्रशासन में आपको याद रखना सबसे बड़े अधिकारी होती थी जिला, और जिला का जो प्रशासनिक जो अधिकारी हुआ करता था उसे कहा जाता प्रदेश थी। 2 प्रदेश थी और प्लस वो 3 मंत्री क्या करते थे? फौजदारी अदालत में न्याय प्रदान करते थे। अब इसमें जो याद रखना जो नगर न्यायाधीश, कंटक शोधन व्यवस्था में जो नगर न्यायाधीश, नगर न्यायाधीश, नगर न्यायाधीश होता था, या जो नगर का न्यायाधीश होता था उससे कहा जाता है व्यवहारिक महामात्र। उसे किस नाम से जाता है? व्यवहारिक
महामात्र के नाम से जाना जाता है। तो इसका आप क्या रखना है, व्यवहारिक महामात्र के नाम से जाना जाता है। और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद न्यायाधीश होता था, जनपद आपको जनपद का मतलब जो जनपद न्यायाधीश होता था, और जनपद न्यायाधीश का जो देश हुआ करता था, जो न्यायाधीश हुआ करता था उसे कहा जाता है रज्जु या राजू कह सकते हैं। और उसके बाद में याद रखना है कि जो कौटिल्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र, कौटिल्य की जो पुस्तक है उसका नाम है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के अनुसार जो शासन व्यवस्था दी, न्याय व्यवस्था दी, उसमें 4 जो कानून के तत्व होते थे। मौर्य साम्राज्य में आपको पता है अर्थशास्त्र के अनुसार जो मौर्य साम्राज्य था उसमें कानूनी कितने तत्व थे या कानून कौन से शामिल होते थे। तो इसमें आप क्या रखना है, 4 हुआ करते थे। पहला हुआ करता है इसमें व्यवहार के बाद में दूसरा हुआ करता था, उसको कहा जाता है चरित्र। तो दूसरे को कहा जाता है चरित्र। इसके बाद में जो तीसरा हुआ करता था, तीसरा जो भाग हुआ करता है इसका, वो आपको हुआ करता है इसमें चरित्र के बाद में शासन, चरित्र के बाद में शासन हुआ करता था। और इसके बाद में जो 5वां चौथा हुआ करता उसमें वो कहा जाता है धर्म। तो इस प्रकार कानून के 4 अंग थे। कितना थे, 4। एक बार देखें, सबसे पहले व्यवहार, उसके बाद नंबर 2 वो था चरित्र, उसके बाद 3 नंबर शासन, और उसके बाद में वो था धर्म। इस प्रकार आप क्या रख रहे हैं कि जो कानून में जिस प्रकार के अलग अलग जो 4 तत्व होते थे। अब इसके बाद में आप क्या रख रहे हैं कि जो मौर्य प्रशासन के बाद में, मौर्य प्रशासन की न्याय व्यवस्था के बाद में आपको गुप्त साम्राज्य में, पिछले जो वीडियो में गुप्त साम्राज्य में आपको विशेषता बताई थी मैंने। और अब इसमें जो बची हुई जो विशेषता आप क्या रखना है कि जो मौर्य साम्राज्य था, मौर्य जो साम्राज्य था, उस मौर्य साम्राज्य में जो सामाजिक व्यवस्था क्या थी। तो आप क्या रखना है, मौर्य साम्राज्य की या मौर्य वंश की सामाजिक विशेषताएं, मौर्य वंश की सामाजिक विशेषताएं, यानी समाज किस प्रकार का था। तो मौर्य वंश की सामाजिक विशेषताएं, तो मौर्य वंश की सामाजिक विशेषताएं क्या क्या थी, ये आपको देख रहे हैं। तो मौर्य वंश की जो सामाजिक विशेषता क्या क्या थी, सबसे पहले इसमें याद रखना है कि जो मौर्य वंश में जो मौर्य वंश था उसके जो परिवार जो संबंधी होते हैं वो सभी की जो जानकारी प्राप्त होती है, वो परिवार से जानकारी प्राप्त आप क्या रखना है। एक तो पुस्तक है आपको पहले याद रखना है, इंडिका किससे प्राप्त होती है, तो इंडिका पुस्तक से प्राप्त होती है। दूसरा याद रखना है वो याद रखना है अर्थशास्त्र से प्राप्त होती है। तो सबसे पहले आपको रखना है इसमें याद कि मौर्य वंश की जो सामाजिक विशेषता है, यानी मौर्य का जो समाज है वो समाज की जो विशेषता कह सकते हैं या उसकी जो जानकारी कह सकते हैं, वो जानकारी किससे मिलती है, कौन सी 2 पुस्तक से मिलती है। एक का नाम है याद रखना आपको इंडिका, और दूसरा जो पुस्तक का नाम लिखना है अर्थशास्त्र। अब उसके बाद में नंबर 2, दूसरी क्या विशेषता होती थी कि मौर्य का समाज में आपको जैसे गुप्त साम्राज्य पढ़ाया था उसी प्रकार मौर्य का समाज में 4 आश्रम हुआ करते थे। कितना आश्रम हुआ करते थे, 4। और आपको मैं गुप्त समाज की विशेषता आपको बता दी, 4 आश्रम कौन कौन से होते हैं। पहला होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा होता है वो होता है गृहस्थ आश्रम, और उसके बाद होता है वानप्रस्थ आश्रम, और उसके बाद जो अंतिम आश्रम होता है उसे कहा जाता है संन्यास आश्रम। इस प्रकार 4 आश्रम हुआ करते थे। अब इसके बाद में नंबर 3 इसमें याद रखें कि जो 4 आश्रम हुआ करते थे, उन 4 आश्रमों के साथ साथ ही क्या हुआ करते, 4 वर्ण हुआ करते थे। याद रखना है 4 वर्ण हुआ करते थे। अब 4 वर्ण कौन कौन से थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये इस प्रकार आपके 4 वर्ण हुआ करते थे। अब इसके बाद में याद रखें कि जो मौर्य साम्राज्य था तो उस समय जो स्त्रियां थी मौर्य साम्राज्य में जितने भी तो स्त्री थी उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। तो स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी उस समय, यानी स्त्रियों की स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है। अब उसके बाद में 5वीं विशेषता है कि जो मौर्य साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य में स्त्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, तो इसमें पुनर्विवाह की पूर्ण रूप से अनुमति थी। याद रखना है पुनर्विवाह की पूर्ण रूप से अनुमति थी। तो इसमें आपको सबसे पहले नंबर पहला याद रखना है कि मौर्य वंश की सामाजिक विशेषता में पहला पॉइंट याद रखना है कि
उसकी जानकारी कौन सी दो पुस्तकों से मिलती है? तो इंडिका और अर्थशास्त्र। इंडिका वैकल्पिक, अर्थशास्त्र कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त। अब इसके बाद में नंबर 2, मौर्यकालीन समाज में 4 आश्रम हुआ करते थे। उसके बाद में मौर्यकालीन समाज में 4 वर्ण हुआ करते थे। इसके बाद में मौर्यकालीन समाज में जो स्त्री की स्थिति पहुंची नहीं थी। इसके बाद में पुत्र विवाह पूर्ण रूप से अनुमति थी। इस प्रकार आपको याद रखना है कि ये जो व्यवस्था है, पहला इंडिका पुस्तक जानकारी प्राप्त होती है, उसके बाद अर्थशास्त्र, आश्रम, 4 वर्ण, स्त्री की स्थिति अच्छी नहीं थी, इसके बाद पुत्र विवाह पूर्ण रूप से अनुमति थी। अब इसके बाद में आपको जो बचाव टॉपिक है, जो आपको शुरुआत में जो पाठ की शुरुआत है उससे देखते हैं, जो ये आपके प्रशासन के बाद में कि जो आपको जनपद और महाजनपद, जनपद कितने थे, महाजनपद कितने थे, और इससे पहले कुछ 2-3 और पॉइंट बता रहा हूं मैं, उसको भी ध्यान से सुनना। कि सबसे पहले याद रखना इसमें कि जो प्राचीन भारत को किस नाम से, तो विश्व सोने की चिड़िया, किसे कहा जाता? प्राचीन भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाता था। अब क्यों कहा जाता सोने की चिड़िया? देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं, सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? तो उस समय जो भारत था वो बहुत सुदृढ़ था। प्राचीन काल में भारत को किस नाम से जाता था? तो प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से जाता था। ये याद रखना है। नंबर 2, ये पहला हो गया भारत का नाम। नंबर 2 दूसरा याद रखना है, वो ऐसे याद रखना है कि जो विश्व गुरु, तो ये आपके रखना 2 प्राचीन नाम है भारत के, कौन कौन से हैं? पहला तो आपको रखना है वो है सोने की चिड़िया, और इनका दूसरा विश्व गुरु। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय बहुत भारत की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ थी, इस कारण से कहा जाता सोने की चिड़िया। अब उसके बाद में नंबर 2 विश्व गुरु। तो विश्व गुरु क्यों कहा जाता था? कि भारत में उस समय धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी प्राचीन काल में, और विदेशों के लोग जैसे यहाँ तक्षशिला और जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसमें अध्ययन करने के लिए जो शास्त्र थे, उन 10 शास्त्रों का जो अध्ययन करने के लिए, धर्मशास्त्र का अध्ययन करने के लिए भारत में आया करते थे, और इसे कारण से कहा था विश्व गुरु। तो इसमें आप क्या रखना है कि 2 प्राचीन नाम थे। अब इसके बाद में जो अगला पॉइंट याद रखना है दीपांतर। अगला पॉइंट याद रखना आपको दीपांतर। अब दीपांतर किसे कहते हैं? प्राचीन काल में जो भारत के तटीय क्षेत्रों में जो क्षेत्र थे, भारत के तटीय क्षेत्र जितने भी क्षेत्र बसे थे, जैसे मैं भारत का आपको मैप बना के बता रहा हूं कि भारत के जो तटीय क्षेत्र में, जो आसपास क्षेत्र में, जो यहाँ पर जो व्यक्ति विशेष निवास करते थे, उसे कहा जाता है दीपांतर। भारत के तटीय क्षेत्रों में जो आसपास क्षेत्र बसे थे उसे कहा जाता है दीपांतर देश। और दीपांतर देश जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर कौन कौन से हैं, तो याद रखना, पहला याद रखना जापान, दूसरा याद रखना इसमें वो रखना है कोरिया बेटा, और इसके बाद में नंबर 3 इसमें याद रखना है जावा। इसके बाद में नंबर 4 सुमात्रा, नंबर 4 है वो है आपके सुमात्रा, और नंबर 5 इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, ये इसका नंबर आता है, कंबोडिया, कंबोडिया। अब इसके बाद में इसमें अगला हो जाएगा इंडोनेशिया, अगला है वो है इंडोनेशिया। इसके बाद में मलेशिया, और इसके बाद में रखना आपको थाईलैंड। इसके बाद में रखना आपको 7वां थाईलैंड। तो ये जो इसके अलावा श्रीलंका, ये श्रीलंका। अब इसमें याद रखना सबसे पहले देखो वापस एक बार दीपांतर किसे कहा जाता है? भारत के जो तटीय क्षेत्रों में जो क्षेत्र बसे हुए थे, तटीय क्षेत्रों के आसपास जो क्षेत्र थे उसे कहा जाता है दीपांतर। और दीपांतर आपको देते हैं कि कोई 2 दीपांतर या 5 दीपांतर से नाम बताइए, तो इसमें आपको रखना है जापान, कोरिया, जावा, इसके बाद सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका इत्यादि। और इसके बाद में और लिख सकते हैं म्यांमार, क्या लिख सकते हैं? म्यांमार। इस प्रकार ये आपके इस क्षेत्र में बसे क्षेत्र थे, कौन कौन से? जापान, कोरिया, सुमात्रा, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार।